नमस्कार। NH1 के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं पनम कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू, और आज का विषय है ये जो एक हिंदू माइनॉरिटी की हत्या वहाँ पे की गई सरपंच अजय भारती पंडिता की, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे पनम कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू से। तो डॉक्टर साहब, ये जो हत्या हुई है वहाँ पे इनकी अजय भारती जी की, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये हत्या क्यों की गई? ये एक कॉन्टिन्यूटी है जिसको आप कहिए, वहाँ पे जो जाति संहार का एक अभियान चल रहा है अभी भी, वो इसी का एक हिस्सा है। जो हिंदुओं के खिलाफ जिनोसाइडल एक वॉर चल रहा है, वो अभी बंद नहीं हुआ है, वो किसी न किसी रूप में चल रहा है। और एक कश्मीर के ही एक समाज के एक अंग को आइडेंटिफाई करके एक फिफ्थ कॉलम के रूप में, या आइडेंटिफाई करके कि ये दूसरे मुल्क के यहाँ पे एजेंट हैं इसके रूप में, या जो वहाँ पे वर्चस्व की राजनीति है, अलगाववादी चला रहे हैं, एक गलबे की राजनीति है, उसके खिलाफ एक डिसेंटिंग वॉइस है। उसलिए कोई भी कारण हो वहाँ पे अनवेलकम है और अंतोगत्वा इनको मारना ही लाजमी है। ये विचार है, जो एक जिनोसाइडल एक सोच होती है कि आप जिसको कहते हैं अदरिंग करते हो, आप दूसरे को डिफाइन करते हो कि वो आपके हितों के खिलाफ है, और चूंकि वो खिलाफ है इसलिए उसको मारना अनिवार्य है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जिनोसाइड इज कंटिन्यूइंग, इट नेवर अबेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंट्स ने हमेशा इसको हाइड करने की कोशिश की, या इसके लिए इसका जो प्रमुख कारण है उसके बदले कुछ कारण ढूंढने की कोशिश की। वो 90 में भी किया, वो अब भी किया, और कारण वैसे ही हैं जैसे मान दीजिए जर्मनी में ज्यूज़ के लिए थे। उनको कहते थे कि शायद ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के एजेंट हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने हारा, उसमें इन्होंने रोल प्ले किया। ग्लोबल ऑर्डर इनके कब्जे में है, ये उसका हिस्सा है। ये रेस प्योरिटी जो जर्मनी की है उसको इम्प्योर करते हैं। ऐसे जो बहुत सी बातें की हैं, ऐसी ही बातें जिनके कारण हॉलोकास्ट वहाँ पे हुआ। कश्मीर में ही ऐसी एक प्रक्रिया है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें जो मुस्लिम रिस्पॉन्सेस कश्मीर के रहे हैं, कुछ लोगों ने ये कहा था ये तो अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि जो लोग कश्मीर वापस जाने के लिए चाहते हैं, ये हमने उनको सर्टिफिकेट दे दी। और 5 अगस्त के बाद तो वहाँ पे अंदर अलगाववादी सर्कल्स में ये चर्चा चल रही थी कि अगर कोई भी आ जाए कश्मीरी हिंदू को वापस नहीं आने देना है। अगर किसी को भी कुछ फ़ायदा हो, कश्मीरी हिंदू को फ़ायदा नहीं लेने देना। एक ऐसा एक कॉन्सेंसस, एक विशस, जिसको आप कहिए जिनोसाइडल एक कॉन्सेंसस वहाँ पे है जो चल रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जिस लुक भवन के ये थे, लुक भवन का जो प्रमुख मंदिर था वहाँ पर, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और मेरे पास तस्वीरें भी हैं मेरे पास। जब मैं वहाँ पे गया, उस मंदिर परिसर में लैट्रिन की जा रही थी। लोग उसको पब्लिक लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, एक दिन नहीं, महीने नहीं, सालों। और कौन लोग लैट्रिन करने के लिए जा रहे थे? जो वहाँ का सबसे जिसको कहे कि एलीट क्लास है। नमाज पढ़ने से पहले खुदा की सर्विस में ये एक काम करना था कि काफिर के मंदिर में लैट्रिन करनी थी, डेसेक्रेशन करना है। ये एक किस्म की सोच है। तो एक जिनोसाइड का ये हिस्सा है, हिंदू जिनोसाइड जो वहाँ पे चल रहा है। तो उसके बगैर इसका कोई और कारण नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि भारत सरकार ही जो है वो कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड को डिनाई करना चाहती है? अगर हम देखें कि जब भी कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कश्मीर में एक अलगाववाद की जो एक वहाँ पे मुहिम चल रही है,
पिछले कई दशकों से, जिसको हम सिर्फ 90 से नहीं कहेंगे, जब 53 के बाद ही वो एक मूवमेंट वहाँ पे प्लेबिसिट के नाम से, कभी अटानमी के नाम से, कभी 53 के स्टेटस के नाम से, कभी सेल्फ रूल के नाम से, वो एक जो मूवमेंट चल रही है, उसमें जो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ पे जो जीनोसाइड हुआ है, उसको भारत सरकार ही नकारती है। आज 30 साल हो गए हैं, भारत सरकार ने इस कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं किया। आज जो कश्मीरी हिंदू को वहाँ पे भारत सरकार भेजना चाहती है, वो एक टोकनिज्म, उनका एक एफर्ट रहता है कि हम 3000 को नौकरी दे देंगे, फिर वो 3000 फैमिलीज वहाँ पे जाएंगी, उसके बाद हम आपको जी वो छोटे छोटे कॉलोनियों में या घर बना के दे देंगे। तो ये टोकनिज्म एक दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, ये भारत ही सरकार जो है यही दर्शाना चाहती है। ऐसा क्यों आप समझते हैं, ऐसा क्यों? देखो, इसका एक, जिसको आप कहिए, दो प्रमुख कारण हैं। एक तो रहेगा इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकल, और जब मैं हिस्टोरिकल कहता हूँ, मैं 47 की बात नहीं करता हूँ। मैं भारत में जब इस्लाम आया और यहाँ पे एक सिलसिला कॉन्क्वेस्ट का शुरू हो गया, इस 1000 साल की बात कर रहा हूँ। 1000 साल में जो आउटर पेरिफेरीज उस वक्त भारतवर्ष की थी, वहाँ से लेके यहाँ तक जातीय संहार, जीनोसाइड की प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं। और भारत की मुख्य धारा ने इस जीनोसाइड के प्रति अपनी आंखें मूंद के इसको रखने की एक रिस्पॉन्स दिया, एक ऑस्ट्रिच रिस्पॉन्स दिया। 1000 साल से हम जीनोसाइडल प्रोसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते आ रहे, ये एक हिंदू एटीट्यूड बन गया है। हमको लगता है कि इसके बारे में आंखें मूंद लेने से ये खत्म हो जाएगा खतरा। ये खतरा खत्म नहीं हुआ। तो एक लार्जर एक है जिसको आप कहें डिनायल, और ये डिनायल एक ऑस्ट्रिच रिस्पॉन्स है हिंदू समाज का। पाकिस्तान में जो हुआ, पेशावर में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, इसके प्रति हमने अपने आप को विमुख कर दिया और हमको लगा कि शायद वो अब घटना खत्म हो गई, ये क्रम खत्म हो गया, अब पुरानी बातों को सोचने की क्या ज़रूरत है, हम नए इसमें आएंगे। 47 के बाद जो हुआ वो इससे भी एक ख़तरनाक एक सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत की ही धरती पे एक इस्लामी अब मुस्लिम स्टेट बना, और इसको जस्टिफाई करना था भारत सरकार को, भारत के पॉलिटिकल क्लास को, भारत की राज्य सत्ता को, भारत की रियासत को, इंडियन स्टेट को। तो उन्होंने एक अप्रोच इन द नेम ऑफ स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स किया कि हम मुस्लिम कम्युनलिज्म को कैमोफ्लेज करेंगे, इसके ऊपर हम लबादा डालेंगे, ओसामा बिन लादेन जैसी सोच पे हम ललदत का फेरन लगाएंगे या नुंदरेशी का फेरन लगाएंगे। ये एक सोच रही है भारत की, और ये बड़े डीप स्ट्रेटेजिक लेवल पे पेनिट्रेट की गई है। उन्होंने कभी भी इसको इस संदर्भ में नहीं लिया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जितना स्टडी हॉलोकॉस्ट पे हुआ है, जीनोसाइड्स पे हुआ, उस पर तो एक प्रमुख बात उभर के आई कि भाई जीनोसाइड इग्नोर्ड इज जीनोसाइड डुप्लीकेटेड। आप इसको इग्नोर करो, ये रेप्लिकेट करता है। अब ये भी जो बर्ताव रहा है, इसको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे एक पॉलिटिकल इम्परेटिव और एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव के रूप में लिया गया, और ये देश के लिए बहुत घातक साबित हुआ। वो कम्युनलिज्म पे लबादा डाल के सेकुलरिज्म का, उसको सेकुलर नहीं कर पाए, वो तो इस्लामाइज हो गया, रेडिकलाइज हो गया, मिलिटराइज हो गया। ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। यही कारण है कश्मीरी हिंदू के जीनोसाइड को माना नहीं। अभी हाल ही में कुछ थोड़ी सी घटनाएं घटी, जैसे भाजपा सरकार ने जमात पे बैन लगा के ये बात, जमात और जेकेएल पे बैन लगा के ये बात कही, हाईएस्ट लेवल पे कही कि भाई हिंदुओं के साथ एक जीनोसाइड हुआ। और उसके बाद अभी भी माइग्रेंट है, अभी डोमिसाइल लॉ आ गया, आपने देखा कि हमारा डेफिनेशन एज अ माइग्रेंट है। तो ये बेसिकली एक, आप कहिए, एक मैलिग्नेंट ऑस्ट्रिच रिस्पॉन्स हिंदू साइकोलॉजी का है। उन्होंने इस्लाम के साथ एक निरंतर जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला, उसको ट्रिविलाइज करने की कोशिश की, उसको उन्होंने नकारने की कोशिश की कि ये है नहीं शायद। और बाद में जो इंडियन स्टेट ने अपने आप को खड़ा किया आज़ादी के बाद, उन्होंने
अपने आप को एक एमॉर्फस स्टेट, एक ऐसा नेशन स्टेट बनाया जिसकी कोई संस्कृति है ही नहीं, जिसका कोई शायद नेशनल इंटरेस्ट है ही नहीं। और अगर उसके अलावा ये किया कि जहाँ जहाँ पे भी इस देश की पहचान हिंदू पहचान के रूप में उभरती थी नेचुरली, क्योंकि ओवरवेलमिंगली हिंदू मेजॉरिटी कंट्री थी ये, उन्होंने उसको नकारने की कोशिश की, उन ऐतिहासिक तथ्यों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की या सप्रेस करने की कोशिश की। कश्मीर में भी जो हिंदू के साथ हुआ, इंडियन पॉलिटिकल क्लास साइकोलॉजिकली ट्यून्ड है और इंटेलेक्चुअली आप कहिए एक किस्म का एक अल्बिट्रॉस अपने गले में डाले हुए है कि वो इन चीज़ों को देखना नहीं चाहता है और नकारना चाहता है इनको। उसको लगता है कि इस बात से विमुख होकर, अपने आप को विमुख करके, मुंह फेर के शायद वो बड़े खतरे से बचेगा। वो हो नहीं रहा है। आपने देखा कि कश्मीर में जिनोसाइड का स्पिल ओवर, जिनोसाइडल माइंड का स्पिल ओवर रेस्ट ऑफ इंडिया में हो गया। इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये जो स्पिल ओवर की बात की है, तो अगर हम बात करें कि अभी जो शाहीन बाग में हुआ उसके कनेक्शंस कश्मीर के साथ तो थे ही थे, हमारे किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ भी थे। आज एक बहुत चर्चा में है कि सफूरा जरगर जो हैं वो हमारे यहाँ से किश्तवाड़ से हैं। उनकी जो फैमिली है बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली है, जिनके कांग्रेस के नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत हाई पोस्ट पे रिटायर हुए। उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारे साथ, मुसलमानों के साथ यहाँ पे बहुत मतलब कि बेगुरमती होती है, हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है यहाँ। अगर ऐसे लोग भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्पिल ओवर ऑफ रेडिकल जिहाद हो रहा है किश्तवाड़, डोडा और हमारे जो बॉर्डर के एरियाज हैं, तो ये कश्मीर से यहाँ पे किश्तवाड़ में स्पिल ओवर, फिर यहाँ से दिल्ली में स्पिल ओवर, तो क्या ये जिहाद को रोक पाएंगे ऐसे कश्मीरी हिंदू जिनोसाइड को ये डिनाई करके? तो क्या भारत सरकार ये जिनोसाइड का जो स्पिल ओवर है, ये स्पिल ओवर जिनोसाइड का, हिंदू जिनोसाइड का स्पिल ओवर जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, अब तो ये दिल्ली में हो रहा है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली के दंगों में सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं को नुकसान है। तो क्या ये भारत सरकार सोचती है कि ऐसा वो स्पिल ओवर पूरे भारत में रोक पाएगी? स्पिल ओवर हो गया है, आपके सामने है। आज चर्चाएं चल रही हैं यूपी में, कर्नाटका में कि छोटे छोटे कश्मीर पूरे देश में बन रहे हैं। ये प्रक्रिया मोहल्ले से शुरू होकर तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ऐसा इसका एक एक्सपेंशन है और हर जगह से छोटी छोटी रिलीजियस क्लींजिंग प्रोसेसेस वो भी चल रही हैं। आप देखेंगे दिल्ली में ये हो रहा है, हम ऐसे बहुत से मोहल्लों के मेवात की बात चल रही है आजकल बहुत। राजस्थान में हो रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में हो रहा है, ये कर्नाटका में हो रहा है, पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल तक ही चल रहा है। तो अगर नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फैकल्टी आप लगाएंगे तो आप समझेंगे कि भैया इस जीनोसाइड को डिनाई करना, भारत में ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सौहार्द होना चाहिए उसके लिए ही घातक सिद्ध हुआ। क्योंकि जितना जितना आप एक रियलिटी को नकारोगे उतना उतना एक पेंट अप फीलिंग बढ़ जाता है। जो देश के दुश्मनों का एक तरीका है, जो पान इस्लामिक फोर्सेस का जो एक तरीका है, जिनके साथ, जिसको मैं कहता हूँ इस्लामो कौमीज, कम्युनिस्ट और इस्लामिक फोर्सेस के बीच में जो एक गठबंधन है, ये दो चीज़ें क्रिएट करती हैं। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी में गिल्ट फीलिंग को बिल्ड करती हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी में विक्टिम बिल्ड करती है। तो ये विक्टिम गिल्ट जो ये प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस बन जाती हैं, इससे समाज में एक डीपन क्लीवेजेस हो जाती हैं। अब ये जो ये गिल्ट की प्रोसेस है, ये हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन के माध्यम से किया जाता है, कंसिस्टेंटली हैमर किया जाता है, फॉल्सहुड्स को हैमर किया जाता है, आधे अर्ध सत्यों को हैमर किया जाता है, या तोड़ मरोड़ के कॉन्टेक्स्ट के बाहर निकाल के आपके सामने तथ्य रखे जाते हैं। इसके पीछे एक पूरा तंत्र है और मुसलमान को कंसिस्टेंटली कहा जाता है कि तुम सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड हो, और 1000 साल से वो यहाँ पे हुकूमत करके, और ये देखिए 700 साल उन्होंने हुकूमत, 800 साल हुकूमत की, उसके बाद भी हिंदू को ये करना पड़ता है यार हम आपका कुछ नहीं करेंगे। दे वर द रूलिंग क्लास, उसके बाद ब्रिटिश रूलिंग क्लास था। नॉर्मली 1000 साल हिंदू एस्टैब्लिश पावर के बाहर था,
नॉर्मली उसके लिए बात ये उस पे ये लांछन आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो तंत्र है, जो वहाँ का तंत्र है, ये एक टोटलिटेरियन मूवमेंट का तंत्र है। इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम समझते हैं कि पान इस्लामिज्म या टेररिज्म या सेपरेटिज्म, हम समझते हैं कि ये सिर्फ टेररिज्म के माध्यम से चलता है। और मैं बहुत बार ये कहता आ रहा हूँ कि टेररिज्म इस जो ये ऑक्टोपस है, इसकी एक छोटी सी बाजू है। बेसिक जो ये काम करता है प्रोपेगेंडा, इंडोक्ट्रिनेशन और सबवर्शन के माध्यम से डेमोक्रेटिक सोसाइटी को अंदर से विघटन करने की प्रक्रिया का ये निर्माण करता है। और ये प्रोपेगेंडा और इंडोक्ट्रिनेशन है, इसको आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ख़त्म नहीं कर सकते। इसको आप पैसा देके, प्रीमियम देके, नौकरियां देके ख़त्म नहीं, इसको कंटेस्ट करना होता है। भारत के जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक अभी तक रहे हैं और भारत का जो पॉलिटिकल क्लास रहा है, कांग्रेस इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, बाद में कुछ हद तक बीजेपी ने भी इसी प्रक्रिया को चलाया, एजेंडा ऑफ अलायंस तक। ये सब लोग क्या करते हैं, ये टेररिज्म को ही सिर्फ एड्रेस करते हैं। ये समझते हैं कि हम कंटेस्ट नहीं करेंगे। कश्मीर से हर दिन 2 ह्यूमन राइट्स स्टोरीज जाती रही हैं पिछले 5 साल ग्लोबल नेटवर्क में, किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। और हमको भी मालूम है कि मैक्सिमम स्टोरीज को जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट उनका होता नहीं। और ये क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को, ब्यूरोक्रेसी को कन्विंस किया गया है कि अगर आपने इसके सही कॉन्टेक्स्ट को लाया तो और एलिनेशन बढ़ेगी। तो चुप करना, अनकंटेस्टेड छोड़ना, इस बात पे कि भैया हम चुप करते हैं, उससे हम उनको अपने पास ला रहे हैं, वैसा हुआ नहीं। जितना जितना आप रिग्रेसिव पॉलिटिक्स को अनकंटेस्टेड रखोगे, उतना उतना रिग्रेशन फैलेगा, उतना उतना इसकी जकड़ बढ़ेगी। भारत सरकार ये बहुत समय से एक माइंड स्पेस के लेवल पे एक गेम है, और इस माइंड स्पेस पे रिलीजियस टोटलिटेरियन फोर्सेस और लेफ्ट फोर्सेस, वो भी टोटलिटेरियन फोर्सेस हैं। मैंने जैसे आपको कहा, इस्लाम और कौमीज जो हैं, ये अंदर से कब्जा करके डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके अंदर से डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एक्सप्लोर करने की एक प्रक्रिया चला रहे हैं। जिस लेवल की लड़ाई है, उस लेवल की आम मुआशरे में तैयारी नहीं है, एप्रिसिएशन ही नहीं है। इसलिए कुछ देर आज़ाद जी, शायद जिस तरह से आपने देखा कि पुलवामा के टेररिस्ट अटैक तक बहुत बार बर्दाश्त किया गया और बहुत बार लगा कि ह्यूमिलेटिंगली हमने रेस्पॉन्स नहीं किया। जो ही हमने बालाकोट का रेस्पॉन्स किया, सिचुएशन चेंज हो गई। जम्मू कश्मीर में आप एक ऐसा सिलसिला चला है कि मुस्लिम स्टेट का लीगल स्ट्रक्चर खत्म हो गया और उसकी जो पैटर्नेज है वो क्रैक हो गई है, खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत सी पॉलिसीज के रूप में, फॉर्मुलेशंस के रूप में, साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स के रूप में इंडियन ब्यूरोक्रेसी और इंडियन पॉलिटिकल क्लास का एक बहुत बड़ा तंत्र, भाजपा के भीतर भी बहुत बड़ा एक वर्ग इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये क्रैक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में एक डेस्परेट बिड दूसरे साइड से होगी और जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में हिंदू फ्रंटल टारगेट होगा, कश्मीर के कंटेक्स्ट में कश्मीरी हिंदू फ्रंटल टारगेट होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसको ये इक्वेशन समझना कोई ज़रा डिफिकल्ट नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा। कहा जाता है कि जो दिल्ली में सरकार में आता है उसको समझा दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। जो 65 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, वो मोदी सरकार के टाइम पे हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में जाएंगे और भाषण के अंत में जय हिंद नहीं कहेंगे। ये मोदी सरकार के टाइम पे हुआ, जो पहली बार हुआ। फिर हम समझते हैं कि शायद जब उन्होंने महबूबा के साथ सरकार जो थी वो गिराई, पीडीपी के साथ सरकार गिराई, तो उनको कुछ समझ में आ गया कि ये कुछ महामिलावट हो गई है, तो जिसको उन्होंने माना भी, ऑन स्क्रीन उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर में जो हमने सरकार बनाई वो महामिलावट हो गई। लेकिन जो महामिलावट करने वाले थे वो आज भी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, जो सेपरेटिस्ट के साथ मीटिंग करते हैं, जो सेपरेटिस्ट को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। और जो 5 अगस्त को यहाँ पे एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ कि 370 को तोड़ दिया गया, 35A को ख़त्म कर दिया गया, उसके बावजूद वो जो महामिलावट के सरदार हैं वो यहाँ पे इंचार्ज हैं। उसके बाद जो
यहाँ पे एक ढांचा ढह गया, तो लोगों को एक आशा थी कि यहाँ पे एक नव निर्माण होगा, जो पुराने ढांचे हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, सेपरेटिस्ट की सपोर्ट बंद होगी, वही जो पुरानी राजनीति थी कि हाफ सेपरेटिस्ट के थ्रू ही हम जम्मू कश्मीर को चलाएंगे वो ख़त्म होगी, जम्मू को एम्पावर किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोबारा से वही जो एक पॉलिसी स्ट्रक्चर है, जिसमें दुल्लत साहब जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राम माधव जी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कि सेपरेटिस्ट के थ्रू ही या हाफ सेपरेटिस्ट के थ्रू ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया जाएगा। वही लोग यहाँ पे इस वक्त भी काबिज हैं। एक पार्टी भी बनी जिसमें सारे सेपरेटिस्ट और हाफ सेपरेटिस्ट को इकट्ठा करके जम्मू के लोगों की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही। डोमिसाइल के ऊपर चाहे आप देखेंगे, डीलिमिटेशन में आप देख लेंगे, ये सेंसस 2011 पे हो रही है। उसके बाद जितने टोल प्लाजास की बात हो रही है, जो जम्मू का यूथ है उसकी जॉब्स की बात हो रही है, इवन 2G की भी बात हो रही है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी जम्मू कश्मीर में बदला है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा या वही पुराना ढांचा जो है वो दोबारा से यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? जैसे मैंने आपको कहा कि एक साइकोलॉजिकल शिकंजा है, एक माइंड स्पेस कैप्चर है। आप इसको सिर्फ धरती पे या ज़मीन पे आप हम और दुश्मन की लड़ाई फिजिकल प्लेन पे जो है इस तरीके से नहीं देखेंगे। ये एक विशेष एक आप कहिए एक फेज चल रहा है जहाँ पे जिन लोगों को लग रहा था कि हमने देश को कब्जे में लिया है अंदर से, हमने इंडियन डेमोक्रेसी को इस तरह से मॉडुलेट करके हमने भारत के संविधान को इस तरह से इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता से देश पे अंदर से ही कब्जा कर लिया। उन लोगों को लग रहा है कि शायद कब्जा छूट रहा है। अब ये लोग कौन हैं? ये स्प्रेड अक्रॉस द पार्टी लाइंस है। अच्छा, इसमें कुछ मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिनको हमको फैक्टर में करना है। आर्टिकल 370 का हटना, 35A का हटना और रिऑर्गनाइज स्टेट का होना, ये मामूली बातें नहीं है। ये उस शिकंजे का सबसे सोफिस्टिकेटेड एक्सप्रेशन था। जम्मू कश्मीर स्टेट एक मुस्लिम स्टेट, भारत की सेकुलर धरती पे एक मुस्लिम स्टेट, जिसको भारत के लीडर कहते थे कि ये सेकुलरिज्म का एक क्या है, एक एपिटोम है, ये सेकुलरिज्म का एक आइलैंड है। इतने साल इसको चलाता आ रहे, ये ध्वस्त हो गया। ये उस कब्जे का सबसे सोफिस्टिकेटेड एक्सप्रेशन जम्मू कश्मीर स्टेट अभी भी है। तभी मैं कह रहा हूं कि भाई जम्मू कश्मीर में डिजूरे स्ट्रक्चर जर्जर हो गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन डिफेक्टो हुआ जो लिखित नहीं है, लेकिन आपकी समझ लेकिन है। इस बात को आप समझ लीजिए, धारा 370 लिखित रूप था, 35A लिखित रूप था, लेकिन जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर कश्मीरी मुसलमान ही बनेगा, ये कहीं पे लिखित नहीं था। जम्मू कश्मीर में हमको कश्मीर के मुसलमान को ज्यादा लेजिस्लेटिव सीट्स देनी चाहिए पड़ेंगी, भले ही जो भी नॉर्मल फ्रेमवर्क है डिलिमिटेशन का आपको उसको खत्म करना पड़े, आप कर देंगे। ये कहीं पे लिखित नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह से फॉर्मुलेशंस के रूप में सबसे ज्यादा ये ऑपरेट करता है। जैसे फॉर्मुलेशन ये है कि भाई आप टेररिस्ट के मरने के बाद उसकी लाश को आप उनके घर वालों को दे दो, फिर वो अगर जुलूस निकालें, फातिहा करें, आपको इसके साथ क्या है? तो फ्यूनरल फ्रेंजीज को बिल्ड करने दिया इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ टॉलरेंस। जिन फ्यूनरल फ्रेंजीज में नए फिदाई बनते थे, नई टेररिस्ट सोशलाइजेशन या एजुकेशन होती है, ग्राउंड पे लाश को चलाते चलाते लोगों को इंस्पायर किया जाता था कि आप मूवमेंट के साथ जुड़ जाओ। ये फॉर्मुलेशंस हैं। एक फॉर्मुलेशन ये है भाई अगर कश्मीरी हिंदू जिनोसाइड की आपने बात की तो मुसलमान दूर जाएगा, एलिमिनेट होएगा, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आएगा। इसी तरह से ये बात है कि अगर जम्मू के हिंदू को आपने प्रॉपरली एम्पावर किया तो फिर आपके साथ कोई मुसलमान रहेगा नहीं। ये यरगमाल रखने की, आप अपने ही लोगों को यरगमाल रखो, उससे वो बदल जाएंगे। 70 साल तो वो बदले नहीं, 70 साल तो वो ड्रिफ्ट एक दूसरी दिशा में। अब रही बात मोदी सरकार के लेवल पे, हमको लग रहा है कि कुछ चेंजेस रेवोल्यूशनरी हो रही हैं और कुछ हम देख रहे हैं कि पुरानी ही बीमारी के सिम्टम है। इसमें बहुत समय से मैं कहता आ रहा हूं कि एक बात को समझिए,
बीजेपी का विश्लेषण करने से पहले जियोपॉलिटिकल व्यू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपको मालूम है, आपने यहां पे कहा गया कि भाई हम 370 को टारगेट नहीं करेंगे, 35A को हम हटाएंगे, और 35A के हटने से 370 का जो इम्पैक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा और बाद में इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मुशर्रफ फार्मूला के आंतरिक जो स्वरूप है, आपने देखा होगा कि कश्मीर में हिंदुओं को ही या जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को ही मोबिलाइज किया जा रहा था कि आप शारदा मंदिर की बात कीजिए। जिस वक्त क्रॉस एलओसी बॉर्डर्स को पोरस बनाने की बात थी, उस वक्त एक हिंदू आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, देखो जी अगर मुसलमान को भी कुछ फायदा, हमको भी कम से कम शारदा मंदिर जाना। और उस वक्त जब पूरी दुनिया के सामने हमने सैकड़ों जो मंदिर ध्वस्त कश्मीर घाटी में हुए हैं, ऐसे हमने सबूत लाए, फोटोग्राफिक वीडियो एविडेंसेस पूरे देश में एग्जिबिशंस के रूप में किए, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी क्या कर रहे थे कि कश्मीरी हिंदू या जम्मू के हिंदू को तैयार कर रहे थे शारदा यात्रा के लिए। अब ये क्यों हो रहा है? एजेंडा ऑफ अलायंस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नूतन प्रयोग है। पीछे क्या सोच है? जो एक जियोपॉलिटिकल व्यू है, वो जियोपॉलिटिकल व्यू न तो हमको लगता है नेशनल इंटरेस्ट में है, वो जियोपॉलिटिकल व्यू हमको ये भी नहीं लगता है कि वो कहीं पे हिंदू इंटरेस्ट में भी। अच्छा, इन बातों को करना है वैचारिक लेवल पे। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संघ के साथ जुड़ा है, जेन्युइनली जुड़ा है, बहुत अच्छे काम किए हैं। संघ का एक बहुत बड़ा एक एरिया है जहां पे काम हो रहा है, लेकिन जहां पे जियोपॉलिटिक्स की बात है, जहां पे आइडियोलॉजिकल इश्यूज की बात है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हमको लग रही है। इस प्रॉब्लम को देखना है, ऑस्ट्रिच नहीं बनना है, इसके बारे में अपने आप को विमुख नहीं रखना है, विशफुल थिंकिंग नहीं रखनी है। नहीं, ऐसा हो सकता है, अभी मान लीजिए अगर कोई संघ का अधिकारी बात करता है कि इस देश में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, मतलब मुसलमान भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है, हिंदू भी हिंदू है, जो ये विचार देता है, इस विचार को तो एनालाइज करना चाहिए, इसका मतलब क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया चलो जम्मू में 2011 का जो सेंसस हुआ, अगर वो फ्रॉड भी हुआ, फिर भी बाकी पैरामीटर्स हैं, यार्डस्टिक्स हैं डिलिमिटेशन करने के, उनका इस्तेमाल करके हम कोई फायदा पहुंचाएंगे। जहां पे बेसिक जो सेंसस का आधार होता है, नंबर्स, पॉपुलेशन, उसको कहा जाता है। पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये पीछे विचार क्या चल रहा है? तो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, दो प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस है कि इंडिया को रिक्लेम करने की प्रोसेस, ये भी हम मोदी सरकार में देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि मोदी इसको स्पीयरहेड कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था को फिर से प्रतिपादित करना, उसको पोषण करना, उसको चलाना। द न्यू ऑर्डर एंड द ओल्ड ऑर्डर, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। J&K में सबसे ज्यादा है। जो नई व्यवस्था है, जो नया जम्मू कश्मीर है, वो कोशिश कर रहा है, वहां पे एक बहुत बड़ा वर्ग कोशिश करता है कि पुराने जम्मू कश्मीर की धरती पे इस नए कश्मीर का निर्माण किया जाएगा। पुराने जम्मू कश्मीर की धरती एक दलदल है और दलदल पे आप मकान नहीं बना सकते, ये एक सिलसिला है। इसलिए ये दो टसल्स हैं। अब रही बात, जो लोग ये कर रहे हैं उनको क्यों करने दिया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम है पार्टी में अंदर क्या है, क्योंकि ये तो हमको मालूम है जिन लोगों ने मुशर्रफ फार्मूला को सपोर्ट किया भाजपा में, वो भाजपा के अंदर थे। जिन लोगों ने एजेंडा ऑफ अलायंस को सपोर्ट किया, वो भी भाजपा के अंदर है। तो और अगर वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है तो उनकी सोच तो वही सोच है। तो आपको एक बैटल लगेगा। इस बैटल में जो भाजपा में है वो कैसे सेटल होगा वो दूसरी बात है, लेकिन जो अच्छा होगा, जैसे हमने आर्टिकल 370 के रिमूव करने को बिल्कुल फ्रंटल सपोर्ट किया, हमने नई व्यवस्था में जो भी अच्छी चीजें हुई उनको सपोर्ट किया। जम्मू कश्मीर में एक सिचुएशन अभी भी है, वो सिचुएशन तब बदलेगी जब भारत सरकार अपनी एक बुनियादी सोच को चेंज करेगी कि जम्मू कश्मीर को हम चला सकते हैं स्टेबली, जो यहाँ पे भारत के साथ है, जो पैट्रियट है। अभी तक सोच है कि जम्मू कश्मीर को हम हाफ फेस सेपरेटिज्म के आधार पे चला सकते हैं। ये सोच है, ये अभी भी है, और इसको चलाने वाले, आपने दुल्लत का नाम लिया, ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ऐसे ही चलेगा, स्टेटस को ही मेंटेन करना, मुस्लिम कम्युनिज्म के माध्यम से ही हम चलाएंगे, हाफ फेस सेपरेटिज्म के माध्यम से ही चलाएंगे, और उन सारी व्यवस्थाओं में
राष्ट्रभक्त समाज का कोई रोल नहीं है। ये एक बैटल चल रहा है। इस बैटल में मुझको लगता है, विदाउट पर्सनलाइजिंग इट, हमको उन शक्तियों के साथ रहना है जो हमको लगता है कि देश के साथ हैं। लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। एक आखिरी सवाल, ये जो अजय भारती जी की डेथ हुई या किलिंग हुई है वहाँ पे, वो ना स्वयंसेवक संघ से थे ना भाजपा से थे, वो कांग्रेस से थे। वो शुरू से जुड़े थे कांग्रेस के साथ। उसके बावजूद, और काफ़ी देर से वहाँ पे रह रहे थे, उनके वहाँ के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध थे, उसके बावजूद भी उनको टारगेट किया गया। तो इस टारगेटेड किलिंग जो एक कांग्रेस के सरपंच थे, उसको आप किस उसमें परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? मैंने पहले ही बोला आपको कि इसको आप जिनोसाइड के परिप्रेक्ष्य में ही ले लीजिए, लेकिन मैं दो बातें आपको इसके अलावा भी कहना चाहता हूँ इस किलिंग के बारे में। वो ये है कि जो माशरा मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है, मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सबसे शीर्ष जो उसके लीडर थे शेख उबला, वो कश्मीरी हिंदू को, कश्मीरी पंडित को फिफ्थ कॉलम मानते थे इंडिया का। तो पहली अवधारणा इवन मेन स्ट्रीम मॉडरेट पॉलिटिक्स में थी कि ये इंडिया का एजेंट है। कश्मीरी पंडित जो है वो इंडिया हिंदू जो है वो इंडिया का एजेंट है। उसके साथ आप काफिर होने की अवधारणा भी जोड़ दो। अब उसके साथ तीसरा जो होते हैं ऑक्यूपेशन फोर्स है। इंडिया एक ऑक्यूपेशन कंट्री है। देखो, इसको इंडिया को कंटेस्ट करना चाहता, भारत के लीडर्स को कंटेस्ट करना चाहता इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ऑक्यूपेशन आर्मी। अच्छा, इसको हम ही डिफेंड करते आ रहे हैं जितना भी हमारे पास ताकत है। तो फिर ये ऑक्यूपेशन आर्मी के भी एजेंट बन गए या ऑक्यूपेशन कंट्री के भी एजेंट। तो एक रिलीजियस सबस्ट्रेटम पे, आप रिलीजियस सबस्ट्रेटम पे काफिर हो और काफिर को अंतोगतवा इस्लाम कबूल करना है या तो मरना है, ये पॉलिटिक्स है। रेडिकल इस्लाम का यही सोच है। इसके ऊपर फिफ्थ कॉलम होना, इसके ऊपर ऑक्यूपेशन कंट्री का एक हिस्सा होना, ये बात है, ये इसलिए चल रही है क्योंकि भारत सरकार ने कोई भी ऐसा अभी तक कदम नहीं उठाया दुनिया को ये बताने का कि जो वहाँ पे लड़ाई है वो कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है, वो आज़ादी को ख़त्म करने की लड़ाई है। इस फ्रंट पे इंडियन स्टेट बहुत समय से बहुत पीछे है। 90s में कुछ प्रयत्न हुआ था नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, है उसके बाद में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। बाद में ये सोच के कि अगर हमने कंटेस्ट करना शुरू कर दिया तो मुसलमान और नाराज हो जाएंगे, ये सोच लेके भारत चली है। तो बेसिक बात यह है कि कश्मीर में जो इंडिया की कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करे, सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को, पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी को, और कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सेकुलर प्रोसेस को वो स्वरूप दे, सही मानों में जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर हो, वो सारे लोग वहाँ की राजनीति के लिए, वहाँ की अलगाववादी सोच के लिए दुश्मन है, उनको मारा जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज की हमारी ये चर्चा जो अजय भारती जी की वहाँ पे किलिंग हुई है उसको लेकर थी। इसमें डॉक्टर साहब ने बहुत सी बातों को टच किया है जो भारत सरकार को यहाँ पे करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर में जो भी चल रहा है उसकी रिग्रेसिव नेचर को पूरे वर्ल्ड के सामने लाना चाहिए। वहाँ पे जो पंडिता साहब की किलिंग हुई है, जो उनकी शहादत हुई है आज हिंदुस्तान के लिए, वो इसलिए हुई है कि वो एक हिंदुस्तानी थे, क्यों वो इसलिए हुई है कि वो एक हिंदू थे। इस बात को भारत सरकार को समझना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिससे ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें मैं आपको एक पॉजिटिव डायमेंशन की बात करूँगा। आज धारा 370 नहीं है, आज जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। इसकी बुनियाद कश्मीरी हिंदू को एक्सपेल करके डाली गई। ये नई प्रक्रिया है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आज की किलिंग है ये अब कश्मीर को विभाजन की तरफ ले जाएगी, क्योंकि इसके बगैर अब कोई विकल्प नहीं है। कश्मीर हैज टू बी डिवाइडेड, मतलब कि एक कश्मीर निर्माण करना ही करना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। और अगर देखा जाए तो जो भारत सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट किया है उसमें अब पानून कश्मीर का निर्माण जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइज हो चुकी है, और जो बातें कही जाती थी कि अब कैसे करेंगे, यूनियन टेरिटरी कैसे बनाएंगे, तो वैसी बातें भी अब भारत सरकार कर नहीं सकती। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।